हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है हाईली डिमांडेड टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज का वीडियो बात करने वाले हैं अपन एमके प्रोटीन लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है दोस्तों वेजिटेबल ऑयल एंड उसका प्रोडक्शन का काम करता है। 9 रुपए के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। ऐसा क्या हुआ स्टॉक के अंदर कि अचानक से स्टॉक की प्राइस इतनी गिर रही, और करंट टाइम में इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, लॉन्ग टाइम में कैसा परफॉर्म करने वाला है, और हमें इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक के जो नेगेटिव पॉइंट है वो कौन कौन से है, किन रीजन की वजह से स्टॉक के अंदर डाउनफॉल चल रहा है। तो इसके लिए बेसिकली आपको 3 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। ये 3 पॉइंट है जिनकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है और लगातार इस कंपनी को घाटा होता जा रहा है। 57% जो इसका जो मुनाफा था उसके अंदर गिरावट हुई है, और वो इस पिछले क्वार्टर के अंदर हुई है, यानी कि 3 महीने के अंदर इसके अंदर 57% की कमी आई है। और ये इसकी वजह से जो इसके अंदर इन्वेस्टर है उनकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि हमें इस स्टॉक के अंदर अब क्या करना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो इनस्टेबिलिटी ऑफ मार्केट, यानी कि दोस्तों मार्केट के अंदर अस्थिरता है इस स्टॉक को लेकर के। हम ये जानते हैं कि पूरा जो ये मार्केट होता है, इस मार्केट के अंदर जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक होते हैं उनके अंदर इनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इन स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। आसानी से इन स्टॉक को पंप और डंप किया जा सकता है। तो सेम सिचुएशन इस स्टॉक के ऊपर अप्लाई हुई है, जिसकी वजह से भी स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आया है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा ये चीज़ को देखते हैं कि हमें ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फ्यूचर के अंदर इस कंपनी के क्या प्लान है, फ्यूचर के अंदर ये कंपनी कैसा क्या परफॉर्म करेगी, या फिर विकास वगैरह कैसा क्या करेगी इसके जो सेक्टर है इसके अंदर। तो उसके अंदर भी इसकी कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं आई थी, जिसकी वजह से भी ये गिरने का एक मेजर कारण बना। चलिए इस कंपनी के अब फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर फंडामेंटल की बात करूं तो इस कंपनी के मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। वो चल रहा है 340 करोड़ के ऊपर, और करंट प्राइस 9 रुपए के ऊपर चल रही है। और ऑल टाइम का जो इसने हाई लगाया था वो 33 था, और लो जो लगाया था 8.61% का था। स्टॉक का पी रेशियो 30 के ऊपर चल रहा है। तो स्टॉक का पी 20 के आसपास होता है तो अच्छा समझा जाता है, मैंने बता रखा है। लेकिन इसका 30 चल रहा है। लेकिन इसके जो कंपैरिजन में जो कंपनियां या फिर सेक्टर का पी है वो इससे अगर ज़्यादा है तो वो एक अच्छी बात समझी जाएगी। तो अगर यहाँ पे सेक्टर के पी या फिर इंडस्ट्री के पी की बात करूँ तो वो 34 के ऊपर चल रहा है, और स्टॉक का पी 30 के ऊपर चल रहा है। तो ये दोनों एवरेज प्राइस चल रही है, यानी कि आसपास ही चल रहे हैं। तो ये अपने लिए ना नेगेटिव पॉइंट है ना ही पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद में इसका करंट रेशियो 2.53 के ऊपर चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो चल रहा है 7.22 के ऊपर, यानी कि 7.22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ का हुआ था पिछले साल, और नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का हुआ है। और इस कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग है 78%, 74 या फिर 75% के आसपास स्टेबल बनी हुई है। ये जो कंपनी है 2012 के अंदर स्टेबलाइज हुई थी, मैंने पहले ही बता दिया था। इस कंपनी के प्रोन्स और कॉन्स पॉइंट है उनको एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पे कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी जो अपना कर्जा है उसको लगातार कम करती जा रही है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिपोर्ट 3 ईयर ROE 23.9%, यानी कि जो कंपनी का नेट रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगातार जो है उसको बढ़ाती जा रही है। और 3 सालों को जो ROE है वो 23.9% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट है वो है दोस्तों कि थ्रो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि इस कंपनी ने डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। दिस कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.36% ओवर पास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 सालों से नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी लोगों को दे रही है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि जो इसका इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज करती जा रही है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इस कंपनी की कुछ पियर्सिंग कंपनियां हैं, और हालांकि ये जो करंट टाइम में ये कंपनी है इसकी जो पियर्सिंग या फिर इसकी सिमिलर सेक्टर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में ये कंपनी सस्ती चल रही है। यानी कि इस कंपनी की प्राइस 9 रुपए के ऊपर चल रही है, और दूसरी कंपनियों की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी प्राइस कितनी ज़्यादा चल रही है। हालांकि उन कंपनियों का जो मार्केट कैप वगैरह या फिर दूसरे फंडामेंटल है वो अच्छे हैं, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल भी दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में अच्छे हैं जो इसके सेक्टर के अंदर है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि उस रिजल्ट के अंदर कैसा क्या परफॉर्मेंस किया है इस कंपनी ने। क्वार्टरली बात कर रहे हैं, इस कंपनी की जो सेल्स है वो 53 करोड़ की थी मार्च 2017 के अंदर, उसके अंदर लगातार गिरावट हुई है।
और पिछले क्वार्टर में 86 करोड़ की सेल्स हुई थी मार्च 2024 में, और इस क्वार्टर में 57 करोड़ की सेल्स हुई है। यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में जो इस क्वार्टर में इस कंपनी को लॉस बढ़ा है। इसके बाद में इसके एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो 51 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, और जो कि बढ़ के 53 करोड़ के हो गए। पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लीजिए, 1.90 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 303.74 करोड़ का हुआ है लॉन्ग टर्म के बेस पे। लेकिन पिछले क्वार्टर में 8.43 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि कम हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर के अंदर। और वहीं पे इसके नेट प्रॉफिट को और देख लीजिए, क्वार्टरली 0.57 लाख का इसका नेट प्रॉफिट था, और इस साल यानी कि इस क्वार्टर के अंदर 2.48 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रॉफिट के अंदर भी कमी आई है। अब अगर अपन इसके प्रॉफिट और लॉस को सालाना बेस के ऊपर देखें तो सालाना बेस के ऊपर 85 करोड़ की जो सेल्स थी मार्च 2013 के अंदर थी, जो कि बढ़ करके 245 करोड़ हो गई है मार्च 2024 के अंदर। लेकिन मार्च 2023 के अंदर 315 करोड़ की सेल्स थी, जो कि कम होकर के 245 रह गई। यानी कि सालाना बेस के ऊपर जो इसकी सेल्स है उसके अंदर कमी आई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप देख लीजिए। 10 सालों के अंदर इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही है 7% की रही है, 5 सालों में 9% की, और 3 सालों के अंदर -8% की सेल्स ग्रोथ रही है। ओवरऑल इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही है -22% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 10 सालों में 37% का इसने रिटर्न दिया है, 5 सालों में 47% का, 3 सालों में 3% का, और ओवरऑल इसने 2% का रिटर्न दिया है। स्टॉक के प्राइस के CAGR की अगर बात करें CAGR की, तो 5 सालों का CAGR 63% का है, 3 सालों का CAGR 96% का है, और ये 1 साल का CAGR जो है -68% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, -24% का 10 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी, और इस तरीके से अलग अलग सालों की रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट को आप देख लीजिए। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो ये बैलेंस शीट जो है अपन को बेसिकली सालाना बेस के ऊपर ही दिख रही है। मार्च 2013 से लेकर के मार्च 2024 तक की बताई गई है। यहाँ पे 10 सालों 11 सालों की बैलेंस शीट है। इसकी जो बोरोइंग और लाइबिलिटी है यहाँ पे आप देखिए, 18 करोड़ के बोरोइंग जो थे मार्च 2013 में थे, जो कि बढ़ के 20 करोड़ के हो गए, और लाइबिलिटी 2 करोड़ की जो थी वो बढ़ के 15 करोड़ की हो गई। लेकिन इसके एसेट की बात कर लेते हैं, 18 करोड़ के एसेट तो इसके पास में मार्च 2013 के अंदर थे, जो कि बढ़ के 88 करोड़ के हो गए। लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में इसके एसेट के अंदर कमी आई है। तो यहाँ पे अपन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो एसेट था वो लाइबिलिटी जो थी 8 करोड़ की थी, लेकिन 15 करोड़ की लाइबिलिटी 24 के अंदर हुई है। लेकिन पिछले साल के जो एसेट थे वो 100 करोड़ के थे, और इस साल की एसेट 88 करोड़, यानी एसेट के अंदर कमी आ रही है और लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बनी हुई है, जो कि ये प्रमोटर की होल्डिंग 74.82% की प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2020 के अंदर थी, जो कि सेम टू सेम बनी हुई है, और इम्पैक्ट और थोड़ी बहुत सी बढ़ी है 74.83%। FII-DII की होल्डिंग थोड़ी बहुत सी बढ़ी है, और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 25.15% की पब्लिक की होल्डिंग है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का स्प्लिट हुआ था 10:1 के रेशियो के अंदर 10 नवंबर 2023 को। उस टाइम पे जो स्टॉक की प्राइस थी 36 या 37 के आसपास थी। उसके बाद में इसका स्प्लिट हुआ, और उसकी वजह से स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आ गया। तो आप ये मत समझिए कि स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आने का कारण क्या है। तो इसका मेन रीज़न ये था कि स्प्लिट हुआ एक तो, उसके अलावा इस कंपनी ने बोनस भी दिया था, और जो ये बोनस दिया था इस कंपनी ने वो इसने बेसिकली 15 मार्च 2024 को दिया था 2:1 के अंदर। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब इस कंपनी के अंदर कैसी क्या सिचुएशन चल रही है उसकी अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो करंट टाइम में जो ये कंपनी चल रही है एक रेंज बाउंड के अंदर चल रही है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर कंपनी के अंदर अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लॉन्ग टाइम के बेस के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम के बेस पे मैं आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। शॉर्ट टाइम के अंदर इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। पिछले क्वार्टर का आपने रिजल्ट देख ही लिया, बहुत ही बुरा रिजल्ट आया, तो जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और अब मुझे लग नहीं रहा है कि ज़्यादा ये गिरेगा, अगर गिरा भी तो भी थोड़ा बहुत सा और गिर जाएगा, लेकिन अभी करेक्शन फेज के अंदर है। और ये जो कंपनी है अगर इस करेक्शन फेज को तोड़ करके ऊपर आ जाती है तो फिर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसका करेक्शन फेज जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करके ये कंपनी ऊपर आ जाती है तो फिर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा।
तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि करंट टाइम में आप इस स्टॉक को बाय मत कीजिए, वॉचिंग लिस्ट के अंदर इसको ऐड कर दीजिए। इन फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक जब भी परफॉर्म करेगा, इसके बारे में कुछ न कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जरूर आएगी, तो उसके बाद में आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री का सोचिएगा। यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में दिख भी रहा होगा इस स्टॉक के बारे में कि इस जगह पे ये स्टॉक जो है लगातार सपोर्ट लेते हुए लगातार डाउनफॉल के अंदर चल रहा था। सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ लिया, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ लिया, उसके बाद में स्टॉक के अंदर लगातार डाउनफॉल चलता जा रहा है। लेकिन अगर ये इस वाले रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखता है और तोड़ देता है ऊपर की तरफ, तो आपको एंट्री करनी है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस किस जगह बन रहा है उसकी अगर मैं बात करूँ तो करंट टाइम में ये प्राइस चल रही है, और अगर ये स्टॉक फिर से अगर 10 की प्राइस के आसपास आ जाता है और 10 की प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको स्टॉक के अंदर एंट्री करने के बारे में सोचना है। लेकिन करंट टाइम में ये स्टॉक डाउनफॉल के अंदर चल रहा है, और अभी अगर स्टॉक चाहे तो करेक्शन करते हुए फिर से 10 की प्राइस के आसपास आएगा, और उसके बाद में फिर से लग रहा है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बना सकते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, शॉर्ट टाइम के लिए आप इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये स्टॉक आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में कुछ डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ा बहुत सा भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।